पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। विपक्ष के जो लोग पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे वो चारों खाने चित हो गए हैं। विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया का संकट भारत के लिए चिंता का कारण है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांति चाहता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि भारत आज की तारीख में 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने एलपीजी का घरेलू उत्पाद भी बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें कोरोना काल की तरह एकजुट और तैयार रहकर चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन दर्शकों, संकट के समय सरकार का साथ देने के बजाय विपक्ष के लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि हमारी विदेश नीति पीएम मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है। राहुल ने कहा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं है। लोगों को इसका नुकसान होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी केवल शुरुआत है, अभी सभी चीजों में परेशानी होगी। अमेरिका और इजराइल जो कहेगा प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे। मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहता है। पीएम मोदी कभी भी भारत के हित के फैसले ले ही नहीं सकते और ये साफ दिख रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी जो भी आरोप लगाएं, लेकिन मौजूदा समय में दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कूटनीति सबसे ज्यादा असरदार दिख रही है। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में रूस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारत उसका पक्का दोस्त है। ईरान युद्ध की वजह से चीन, रूस और ईरान के बीच एक तिगड़ी बन रही थी, लेकिन जिस तरह से रूस कच्चा तेल का टैंकर एक्वा टाइटन चीन के बीच रास्ते से मुड़वाकर सीधे न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचाया, वो भारत की राजनीतिक सफलता का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। आज की स्थिति में भारत रूस से प्रतिबंधित तेल खरीदने वाले सबसे अगुआ देशों में शामिल है। अमेरिका के लाख दबावों के बावजूद भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा और आर्थिक रिश्ते उसी तरह बने हुए हैं जैसा दशकों से रहे हैं। ऐसे में साफ है कि भारत की विदेश नीति काफी मजबूत है। वहीं संकट की घड़ी में आप दर्शक पीएम मोदी के साथ हैं और मानते हैं कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो कमेंट में वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, केंद्र सरकार मौजूदा सत्र में ही महिला आरक्षण संशोधन बिल ला रही है। 2023 में ये बिल लाया गया था। इसे जनगणना कराए जाने के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाने की बात थी, लेकिन अब 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन कर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके तहत 2 विधेयक लाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले लोकसभा की कुल सीटों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं। इसकी आधी सीटें यानी करीब 274 सीटें बढ़ जाएंगी। इसके बाद लोकसभा के सीटों की संख्या 816 हो जाएंगी। इसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दी जाएगी। ऐसे में महिलाओं के लिए 273 सीटें लोकसभा में आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के तहत विधायिका में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए इसी सत्र में प्रस्ताव लाने जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है और अपने संकीर्ण विचारों के चलते ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान देने के भारत के समृद्ध इतिहास को नष्ट कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों के संवैधानिक अधिकारों एवं पहचान पर सीधा हमला है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बीते 13 मार्च को ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था। विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही और सुनिश्चित पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त परिभाषा देना जरूरी है, ताकि उन्हें मौजूदा कानून का फायदा मिल सके। लेकिन राहुल गांधी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। क्या आपको इसका एहसास है? हमने न्यायिक अधिकारों पर 45 दिनों के भीतर 16 लाख मामलों का निपटारा करने का दबाव डाला है। इस दौरान ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने वोटिंग से 7 दिन पहले वोटर लिस्ट को फ्रीज करने का सुझाव दिया। अब इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में जारी जंग और भारत में इसके प्रभाव को लेकर राहुल गांधी ने हाल ही में भविष्यवाणी की थी। राहुल गांधी ने ये कहा था कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के साथ बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में दिखने लगा है। राहुल गांधी ने इस गहराते आर्थिक संकट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने देशवासियों को ये चेतावनी दी थी कि चुनाव खत्म होते ही देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने वाले हैं। राहुल गांधी ने यह आगाह किया है कि सरकार भले ही स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हकीकत में इसके परिणाम बहुत भयावह होने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, सियासी फायदे के लिए मोदी सरकार को लेकर भविष्यवाणी करने वाले राहुल गांधी खुद ही बैकफुट पर नजर आ गए हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच हिमाचल प्रदेश की सरकार पेट्रोल और डीजल पर अनाथ और विधवा कल्याण सेस लगाने जा रही है। इस सेस की वजह से हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। विपक्षी बीजेपी के वॉकआउट के बावजूद विधानसभा ने सोमवार को एक वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट संशोधन बिल पास कर दिया। इस बिल के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर तक का अनाथ और विधवा सेस लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी पेट्रोल डीजल अब हिमाचल में 5 रुपए पर महंगा हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये सेस अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए राजस्व का एक समर्पित, स्थिर और टिकाऊ स्रोत सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स संशोधन बिल 2026 का विरोध करते हुए बीजेपी ने यह तर्क दिया है कि इस सेस के लगने के बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा महंगे हो जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि इससे महंगाई और बढ़ेगी और इस बिल का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने का डर है। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया यह अतिरिक्त सेस लोगों पर बुरा असर डालेगा। उन्होंने बिल के शीर्षक को लेकर भी आपत्तियां उठाई। वहीं बीजेपी नेता त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि इस कदम का ट्रक ड्राइवरों से लेकर आम आदमी तक समाज के सभी वर्गों पर असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी नेता सतपाल सिंह सत्ती ने चेतावनी दी कि इससे सीमेंट और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि सरकार विधवाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रही है, जो कि गलत है। दर्शकों, राहुल गांधी केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वो खुद महंगाई बढ़ा रही है। इसको लेकर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस गरीब विरोधी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हमें यूपीए के उन काले दिनों की याद दिलाती है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में बार बार बढ़ोतरी के कारण आम आदमी को तकलीफ उठानी पड़ती थी। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित की है, वहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार पेट्रोलों की कीमत 5 रुपए बढ़ा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस गरीबों और आम आदमी से नफरत करती है और हिमाचल प्रदेश में वो एक बार फिर लोगों को तकलीफ दे रही है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी जो केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगा रहे थे वो खुद एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, देश भर के कई राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। संसद में कई महत्वपूर्ण विषय उठाने के बाद उनके काम की जमकर तारीफ भी की जाती है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि वो अपनी ही पार्टी से नदारद है और पार्टी से दूरी बनाए रखे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में बरी होने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और बैठक से भी दूरी बनाई जा रही है, जिसके बाद अब ये अटकलें तेज हो गई है कि सांसद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन्हीं अटकलों को लेकर आप नेता संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में गिग वर्कर्स, एयरपोर्ट पर समोसा चाय के रेट कम करने की मांग, वापस बुलाने का अधिकार समेत जनता के हित के लिए भी कई मांग उठाई है, जिससे वो राजनीति में खूब चर्चा में है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए चुप्पी साधना इन अटकलों को तेज कर देता है और ये दावा किया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
बता दें कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते, पार्टी से दूरी बना रखी है और शराब घोटाले मामले में आपके बड़े नेताओं की कानूनी जीत पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और इन सब के बाद ही अटकलों की चर्चा तेज हो गई है। वहीं इंडिया टुडे को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये माना है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ेंगे तो सबसे पहले वो उनके खिलाफ नजर आएंगे। वहीं इस सवाल पर कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से अलग हो गए हैं, संजय सिंह ने कहा कि नहीं, गलत बात है, क्यों अलग हो गए हैं। वहीं शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज मिलने पर राघव चड्ढा की चुप्पी के सवाल पर भी संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब आप उनसे ही पूछे तो बेहतर रहेगा। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि ऐसा है कि राजनीति का दूसरा पक्ष ये भी है कि उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप अब इसका जवाब उन्हीं से ही पूछिए, वो ज्यादा अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे। पंजाब चुनाव से पहले राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर संजय सिंह ने बताया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस दिन राघव ऐसा करेंगे तो वो सबसे पहले उनके खिलाफ खड़े होंगे। संजय सिंह ने कहा कि एक पार्टी के अंदर अगर आप हैं, परिवार के अंदर हैं, तो जो उसके अंदर की समस्याएं हैं उनको बैठकर मिलकर बातचीत करके सॉल्व करें। अगर मामला वहां तक पहुंच गया है तो अब देखा जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और ना ही बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने आया है। कुछ कारणों की वजह से अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन अभी राघव चड्ढा आप पार्टी के सांसद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के बाद पलटवार किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मोदी सरकार मध्य पूर्व में युद्ध से पैदा हुए संकट को संभालने में पूरी तरह विफल रहे। शेयर बाजार गिर रहा है, एलपीजी की कमी के कारण कई कारोबार बंद हो गए हैं, लोग भीषण गर्मी में सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े हैं, प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छीन गई है और रुपया रिकॉर्ड नीचे स्तर पर जा पहुंचा है। दर्शकों, केजरीवाल जो भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत ने अब तक जो कूटनीति अपनाई है उसे मौजूदा परिस्थितियों में दुनिया में सबसे चतुर बताया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा में देश को बड़ा भरोसा भी दिया और मौजूदा तेल और गैस के संकट को लेकर एक बड़े विकल्प का रास्ता भी बताया है। दर्शकों, राहुल गांधी भारत की विदेश नीति को फेल साबित करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी का कंट्रोल ट्रंप के पास होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी युद्ध में भारत में भी ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन मौजूदा समय में दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कूटनीति सबसे ज्यादा असरदार दिख रही है, लेकिन विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दर्शकों, भारत में आ रहे तेल और गैस भी अब देश विरोधी प्रोपोगंडा फैलाने वालों को नहीं बच रहे। हॉर्मुज स्ट्रेट में जब से जहाजों को निकालने में दिक्कतें आई है, तब से भारत में 5 गैस और तेल के जहाज आ चुके हैं। इनमें से एक तेल और 2 एलपीजी भरा जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर सुरक्षित गुजरा है। विदेश मंत्रालय ने ये साफ कहा है कि ये भारत की कूटनीति है और इसी वजह से भारत आने वाले जहाज सुरक्षित हॉर्मुज से निकल आए हैं। मोदी सरकार पूरी जी जान से गैस और तेल की कमी को दूर करने में लगी हुई है, लेकिन प्रोपोगंडा फैलाने वाले ये कह रहे हैं कि सरकार ने चाइना युआन में हॉर्मुज से गुजरने की कीमत चुकाई है। बता दें कि ये सरासर गलत है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन भी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये लिखा है कि भारतीय तेल टैंकर स्ट्रेट का हॉर्मुज से निकलना चीनी युआन में भुगतान करके निकला है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर दावा किया है कि भारतीय जहाज को सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने दिया गया तो इसकी वजह चीनी युआन में मुद्रा का भुगतान है। वहीं एक कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा ने यह कहा है कि भारतीय तेल टैंकर को चीनी युआन में भुगतान करने के बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की परमिशन मिली। उनका यह भी दावा है कि ये ईरान के जमीर की सराहना करने वाली भारत की जनता की वजह से हुआ है। मोदी सरकार की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया में ये भी कहा गया है कि ईरान ने अल्टीमेटम दिया था कि वो उन्हें तेल टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति देगा जो चाइना युआन में पेमेंट करेंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इसके लिए $20 लाख ईरान वसूल रहा है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के जहाजों को युआन में पेमेंट करने पर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई, जो सरासर गलत है। इसमें आरजेडी नेता प्रियंका भारती का पोस्ट भी दिखाकर इसे फेक बताएगा। दरअसल ये मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष में भारत की कूटनीतिक सफलता का ही कमाल है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के जहाज सुरक्षित आ पा रहे हैं। भारत का तिरंगा लगा जहाज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचा तो उसे सुरक्षित पार कराने की जिम्मेदारी खुद ईरानी नौसेना ने उठाई। ईरान इससे
मित्र देशों जैसे कि भारत, रूस, चीन आदि के जहाजों को यहां से जाने की इजाजत दे रहा है और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने गैस और तेल के जहाज को हॉर्मुज से निकालने का श्रेय भारत की कूटनीति को दिया था। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा करने वालों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतने देशों के जहाज वहां खड़े हैं, क्या वे युवान नहीं दे सकते? आखिर ईरानी सेना उन्हें क्यों जाने नहीं दे रही? लोग तो ये तक कह रहे हैं कि आखिर इतनी ही जनता की अगर फिक्र है तो खुद आगे बढ़कर कांग्रेस गैस और तेल का इंतजाम क्यों नहीं करती? आखिर देश में सालों तक राज भी तो किया है कांग्रेस ने। इतने कनेक्शन है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के, जनता की भलाई के लिए इतनी मेहनत तो राहुल गांधी कर ही सकते हैं। तो देखा आपने कैसे विपक्ष एक्सपोज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें